एवरेज मंथ की जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 75,000 से 80,000 लोग हर मंथ नए आरसीएम में आते हैं, हर मंथ। और ये 24 साल से आ रहे हैं हर मंथ। आपको क्या लगता है ये सब लोग कामयाब होंगे? नो, नहीं होंगे। लेकिन ये क्यों आए आरसीएम में फिर? अभी कृपाल जी कह रहे थे ना, दिल्ली से आए तो पैसे के लिए, मजबूरी है, पैसा चाहिए। क्यों नहीं होंगे? मैं आज कारण बताता हूं आपको। किसी तरह की एक क्लास चल रही थी, भ्रम में क्या अंतर है? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका। मेरे को नहीं पता उस बच्चे का क्या हुआ होगा। हम इस सेमिनार में आते हैं, हर महीने सेमिनार होगी। अजीत जी का अगले 2025 तक का शेड्यूल फाइनल हो गया इटावा को लेकर। रास्ते में वो पूरा शेड्यूल बता रहे हैं, सारे कोर लीडरों को बुला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हम भी इस मीटिंग में ज्यादातर लोग यही सोचकर बैठते हैं कि आप आरसीएम समझा रहे हो ये सत्य है, और हम आरसीएम समझ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे। अगर आज आ गए हैं तो थोड़ा सा गर्मी लग रही है, मैं जानता हूं। मैं तो आपसे बात करूंगा ड्रेस कोड में, मेरे को ज्यादा लगेगी। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये गर्मी पिछले साल थी? यस थी? यस आपको लगी? यस उससे पिछले साल थी, उसके पिछले साल थी, अगले साल लगेगी। यस। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे ये गर्मी लगेगी। लेकिन मेरा आपसे वादा है, जितनी देर हम बात करें, अगर उतनी देर की गर्मी आपने सहन कर ली तो आपकी 7 पीढ़ियों को गर्मी नहीं लगेगी। जिस बंगले में रहोगे वो एसी होगा, जिस कार में चलोगे वो एसी होगी, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगी, जिस प्लेन से उड़ोगे वो एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा। फिर सब एसी होगा तो गर्मी कहाँ होगी? पर ये थोड़ी देर की गर्मी अगर सहन करते हैं तो। मैं पहली बार इटावा आया हूँ, फर्स्ट टाइम, और कहते हैं कोई ना कोई माध्यम चाहिए मिलाने के लिए। वेलकम कर सकते हैं हम अजीत जी का, जिन्होंने और आज आप मेरे को आरसीएम की तरफ से नहीं सुनना, आरसीएम का लीडर समझ के भी नहीं सुनना, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर समझ के नहीं सुनना। आप ये सोच के सुनना कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं, और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उन पर अगर हम चलते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद, और एक आरसीएम का कोर का पहला प्रोग्राम है, और हमारी मीटिंग के बाद मोदी जी आ रहे हैं इटावा में। तो ये संजोग होता है। मैंने कल अजीत जी को पूछा, मैंने कहा मोदी जी आ रहे हैं, थोड़ा सा उनकी सिक्योरिटी टाइट रहती है, तो आरसीएम के प्रोग्राम का क्या करें? बोले सर वो भी तो इसी चीज के लिए आ रहे हैं, देश आगे बढ़ना चाहिए। और हम भी इसी चीज के लिए आ रहे हैं, वो भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी रोजगार देना चाहते हैं, हम भी तो उसी काम के लिए हैं। तो बोले कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप आ जाओ। तो मैं सुबह आगरा पहुंच गया। तो मैं आज जो बात आपसे करने वाला हूं, मैं एक तो सच बोलता हूं, झूठ मेरे को पसंद नहीं, और ये संस्कार मेरे दादाजी के रहे, इसलिए मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई। मैं दिन में 7 घंटे मेरे दादाजी के साथ व्यतीत करता था। मैं स्कूल दोपहर तक गया हूं, आप शाम वाले हो, समझते हो? मतलब इंटरवल हुआ और मैं घर आ जाता। आप छुट्टी के बाद वाले हो, इसलिए आप ज्यादा पढ़े। और मेरे को ऐसा लगता है अगर दादाजी के साथ 3-4 घंटे जो बच्चा दिन में व्यतीत करता है, उसको किसी भी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मैं मानता हूं।
अकेले थे, उनके पिताजी के यानी मेरे परदादा जी के 100 बीघे जमीन थी। मेरे पिताजी भी अकेले थे, मेरे दादाजी के। और मेरे पिताजी को राजनीति का बहुत शौक था। इतना शौकीन व्यक्ति मैंने राजनीति में आज तक नहीं देखा। प्रधान थे वो गांव के जब मेरा जन्म हुआ। जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो उन्होंने प्रधानी का इलेक्शन दोबारा या तिबारा लड़ा होगा। तो मेरे दादाजी को यह गुस्सा आता था कि भाई तू मेरे 2 बच्चे होते तो एक तो खेती कर लेता, एक राजनीति कर लेता। तू अकेला है, तेरे 4 बच्चे हैं, इनके लिए कौन कमाएगा, खेती कौन करेगा, इनकी शादियां कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, तू तो राजनीति में घूमता है। पर वो नहीं सुनते थे, घूमते थे। अब इसका कोई पैमाना नहीं है उनको कितना शौक था राजनीति का। आप एक लाइन में समझो, एक बार वो 4 वोट से हार गए। उसके बाद वो अगले दिन लखनऊ चले गए। 10 दिन वहां रुके और 10 दिन बाद 6 वोट से जीत कर इतना शौकीन व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी बार काम नहीं करा। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ये कैसे हुआ होगा। जो मेरे को लगा, जो आज लगता है मेरे अंदर, जो समझ आई, जो मैं समझता हूँ, वो गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई रिकाउंटिंग कराओ, मेरे को डाउट है। जो मैं समझता हूँ रिकाउंटिंग कराओ, मेरे को डाउट है। तो सामने वाले ऑफिसर ने कहा होगा रिकाउंटिंग इजी नहीं है, इसके लिए कई परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर उन्होंने कहा होगा इस साल के 20 बीघे की खेती की फसल तुम्हारे नाम, जो मेरे को लगता है। अब वो क्या हुआ वो तो भगवान जाने। तो फिर उस ऑफिसर ने कहा होगा अगर 20 की दे ही रहे हो तो 10 की और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। तो वो जब गांव वापस आए तो मेरे दादाजी बहुत सच बोलते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चला। मैं आगे बात करूं तो उन्होंने गांव वालों को कहा ये रियल में हारा है, ये रियल में हारा है, केवल जीत कर आया है। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे दादाजी मेरे सामने 2 बात बोलते थे, बेटा एक तो कभी झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोलना, परेशानियां आएंगी लेकिन जीत होगी। तो मैं पूछता था ये जीत कब होगी, बोले ये मेरे को नहीं पता लेकिन होगी। दूसरा बोले ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हें फायदा हो और लोगों को नुकसान, हमेशा ऐसा काम करना कि तुमसे ज्यादा फायदा लोगों को हो। उसमें भी समस्या आएगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मैंने कहा वो कब होगी, बोले वो भी मेरे को। तो मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। खेती की तो मैं मजदूरों को ज्यादा बांटता था, क्योंकि दादाजी कह गए थे अपने से ज्यादा फायदा सामने वाले को होना चाहिए। तो मेरे कजिन ब्रदर हैं जो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े, विजय नाम है उनका। तो उन्होंने मेरे से कहा दिनेश तू मर जाएगा, क्योंकि खेती पहली मेहनत का काम है, क्योंकि तुझे बचता कुछ नहीं, ज्यादा सामने बांटता है और तेरे अंदर दादाजी घुसे हुए हैं। तो तू एक काम कर, खेती में तो बेकार है तो तू कोई व्यापार चालू कर। तो मैंने उनको पूछा आप पढ़े लिखे हो, क्या करना चाहिए? मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो 10वीं फेल हूँ। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, साइकिल की दुकान खोल ले जो 12 महीने चलती है, नई साइकिल की एजेंसी ले ले। तो मैंने लुधियाना से A1 साइकिल की एजेंसी ली। तो मेरे यहाँ 4 मिस्त्री काम करते थे। 4 साल बाद उन चारों ने खुद की खोल ली, मेरी बंद हो गई। और वो मेरी क्यों बंद हुई मैं आज तक नहीं समझा, उनकी कैसे खुल गई ये भी मेरे को पता नहीं है। तो वो मेरे पास आए, बोले दिनेश तू व्यापार में भी सफल नहीं हो सकता, अब क्या कर? बोले कोई सेफ काम ढूंढ। सेफ काम क्या है भारत का? नौकरी। तो मैंने कहा 10वीं फेल वालों की तरफ यूपी गवर्नमेंट तो देखती भी नहीं, क्या करें? बोले राज्य बदल ले। तो मैं 1995 में MP चला गया, रतलाम। और मैं MP गवर्नमेंट को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को सरकारी नौकरी दी 2075 रुपए 1995 में कृषि उपज मंडी। और मेरे परिवार में आज तक मेरे अलावा कोई सच नहीं बोलता, और ये बात भी सच है।
ये बात भी ना मेरे तीनों भाई ना मेरे फादर बोलते थे। और उस सच के साथ मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। यहाँ कितने लोग हैं जो सच बोलना पसंद करते हैं? हाँ, पसंद में तो क्या समस्या है, पसंद तो कर ही सकते। अब वो लोग हाथ खड़ा रखते हैं जो सुबह से शाम तक हर बात पे सच बोलते हैं। लाइन बहुत ध्यान से सुनना, सुबह से शाम तक हर बात पर देखो 6-7 हाथ खड़े हैं और देखना ये भी अभी नीचे हो, हर बात पे सच बोलते हो। अब ध्यान से सुनना, आपके बच्चे की दांत में समस्या है, डॉक्टर ने कहा इसको गलती से भी चॉकलेट दे दी तो ये जिंदगी भर के लिए दांत खो बैठेगा। और आप सुबह किराना की दुकान पे जा रहे हैं और आपसे बच्चा पूछ रहा है पापा क्या किराना की दुकान पर ही जा रहे हो? क्या करो? नहीं गलती नहीं है, वह मजबूरी है आपकी। क्या कहोगे आप? नहीं करवानो किराना की कोई, मैं तो खेत की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है उसका भविष्य खराब हो जाएगा सच बोल लेना। जिंदगी में आरसीएम के अलावा एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आप सच बोलकर आगे बढ़ सकते हो। एक भी प्रोफेशन, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। आरसीएम के अलावा जैसे मान लो आपकी किराना की दुकान है, आपने 20 लाख रुपया लगा रखा है और कोई प्रोडक्ट 100 में लाए हो तो 100 में गायब हो जाता है, वो साइन करके चुपचाप निकल जाता है, आखिरी में मैं बचा बाकी आपकी मर्जी है। जबकि ये बात सच नहीं थी, ज़्यादा पीछे वो रहने दो चलो। ये बात लेकिन गलती नहीं है, मजबूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो झूठ बोलना। जैसे वकील का पेशा है, उनकी काउंसलिंग फीस पता है कितनी है? केस लड़ना तो बाद में, काउंसलिंग 10 लाख। सिर्फ आपको मिलके ये पूछना है मैं आपसे ये केस लड़वाना चाहता हूँ, इस बात के 10 लाख है। केस बाद में लड़ा जाएगा वो फीस अलग है। अब प्रश्न आता है वो 10 लाख क्यों लेते हैं? वो कहते हैं फाइल देखते हैं ये केस मैं तेरे को जिता दूंगा। तो क्लाइंट पूछता कैसे जिता दोगे? बोले मैं इतना सफाई से झूठ बोलता हूं कि जज भी मेरी बात जज नहीं कर पाता। किस बात का पैसा? तो मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जब मैं जॉब में गया तो मेरा सीनियर में जूनियर, उसने 25 लाख का घर बना लिया, 25 लाख, और मैं 6x10 के किराए के रूम में, ऊपर लोहे का टीन सेट। तो मेरी पत्नी बहुत परेशान थी, वो एक ही बात बोलती थी आपने आपका जीवन तो खराब किया, मेरा भी कर दिया, क्योंकि आपके अंदर है दादाजी। दादाजी वो निकलते नहीं, आप हो गए हरिश्चंद्र। अच्छा वो इस दुनिया से चले गए दादाजी ताकि मैं दोबारा पूछ के बात कर लूं कि मैं ट्रैक बदल दूं क्या? समस्या बहुत है। वो इतने वो चले गए, मैं बहुत परेशान था। अच्छा गलती पत्नी की नहीं थी, पत्नी अच्छे परिवार से आई। अच्छा परिवार समझते? पैसा पिटापा वाला, हाँ पैसे वाला, पैसे वाला। अच्छा उसमें गलती हमारे पिताजी की रही, उनको बराबर के परिवार में शादी करनी चाहिए। अच्छा उस समय पता है माता पिता ही फाइनल करते थे शादी, बच्चों को तो बहुत बाद में पता लगता था। अभी हालांकि माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। अभी तो ट्रैक बदल गया। बच्चों को बहुत बाद में पता लगता था मेरी शादी वहाँ फाइनल हुई, अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है, इसलिए तो वहाँ फाइनल कर रखी है। चेंज हो गया। तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा 2 लाइन बोलता था, जिस दिन कोई अच्छा काम मिला मैं बहुत अच्छा करूंगा। ये फिक्स कोटेशन था मेरा। क्या? जब भी मेरे को कोई अच्छा काम मिला मैं बहुत अच्छा करूंगा।
तो वो पूछती थी वो दिन आएगा कब। मैंने कहा ये दादाजी बता नहीं रहे। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने आरसीएम के सीनियर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस आरसीएम में वही आदमी अमीर बनेगा जो इसको सच के साथ करेगा। यस। इस सिस्टम में वही आदमी कामयाब होगा जिसको ये फिक्र होगी कि मेरी टीम आगे बढ़ रही है या नहीं। आप अपनी टीम को अगर ज्यादा दबाओगे तो आपको कुछ होगा। अगर किसी का एक 15 से स्लेब छूटता है 300 रुपए से, और रात को जब आपको पता लगा सुबह कि रात को इसका स्लेब छूट गया, अगर उस दिन आपको भूख नहीं लगती तो आप रियल लाइफलाइन हो, तो आप रियल लाइफलाइन। इसका मतलब आपको तकलीफ हुई, उसका स्लेब क्यों छूट गया। जिसकी भावना टीम के प्रति ये होगी, आरसीएम उसको हर बड़ी पिन देने के लिए तैयार है, हर बड़ी पिन देने के लिए। तो 26 जुलाई 2002 की घटना है। मैं अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। किसको? बॉस को। बॉस समझते हो आप, जिसके आगे आप ज्यादा बोल नहीं सकते। उस समय सरकार मेरे को 2075 रुपए सैलरी दिया करती थी। उनको कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था, तो मैं जब पहुंचा तो मेरे बॉस ने मेरे को नहीं कहा तू भी समझ ले, बैठ जा। चंद सेकंड मेरी तरफ, उसको चाय का तो पूछते, आपने एक लाइन में कह दिया आई एम नो इंटरेस्टेड, तुम जा सकते हो। मैंने कहा आपने देखा उसका चेहरा उदास हो गया। तो बोले हाँ क्या फर्क पड़ता है, तू अपना काम कर। मैंने कहा वो तो मैं रोज करता हूँ, आज भी करूँगा। और मैंने उनको बाद में पूछा, जाने के बाद मैंने कहा सर आपको मेरी जिंदगी का अनुभव मेरे से आपको